हर साल जैसे ही अक्टूबर नवंबर का महीना आता है, पूरा नॉर्थ इंडिया धुएं की जकड़ में आ जाता है। This morning, Delhi reclaimed the position of the most polluted city in the country. In some parts of Delhi, the air quality readings have crossed 1700. Delhi's air quality index remains very poor. सबसे बुरा इंपैक्ट दिल्ली में होता है, जो आपने अभी खबरों में सुन ही लिया है, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स वर्स से वर्स क्वालिटी में चली जाती है। और हर साल ही दिल्ली इस सारी प्रॉब्लम के लिए पंजाब, हरियाणा और यूपी के फार्मर्स को ब्लेम करता है। इस साल तो लाहौर ने भी पंजाब को इस चीज के लिए ब्लेम किया है, और ब्लेम करने का रीजन है इन स्टेट्स में होने वाली स्टबल बर्निंग, स्पेशली इन पंजाब एंड हरियाणा। Pakistan's senior minister of Punjab had earlier partly blamed the deterioration in air quality on winds carrying pollution from neighboring India. अब इस चीज का पूरा ब्लेम फार्मर्स के ऊपर डालना भी गलत होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये गलती सरकार, साइंटिस्ट और पॉलिसी फॉर्मेशन में भी हो रही है। हर साल ये प्रॉब्लम आने के बावजूद अभी तक हम इसका कोई सॉल्यूशन क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं? तो आइए आज हम इस वीडियो में स्टबल बर्निंग को कंप्लीटली एनालाइज करेंगे। सबसे पहली चीज कि स्टबल बर्निंग की शुरुआत आखिर हुई कैसे, क्यों फार्मर्स ने स्टबल को जलाना शुरू किया। स्टबल बर्निंग की शुरुआत होती है इंडिया के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन से, जिसको हम कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन में हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स एंड हार्वेस्टर ट्रैक्टर जैसी मशीन्स को इंडिया में लाया गया। एक तो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स अपने आप में स्टबल का जनरेशन ज्यादा करते हैं। एट प्रेजेंट अगर पैडी की बात करें तो 1 kg ऑफ राइस ग्रो करने के पीछे 1-1.5 किलो का स्टबल पीछे बच जाता है। तो पंजाब में हर साल 19 मिलियन टन से भी ज्यादा का स्टबल जनरेट होता है। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम, ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले पंजाब में हार्वेस्टर नहीं हुआ करते थे, तो फसल को हमेशा जड़ से निकाला जाता था, फिर उसको प्रोसेस करके किसी तरह से फार्मिंग में ही यूटिलाइज कर लिया जाता था, जैसे कैटल्स का फॉडर बनाना। अब हार्वेस्टर उस फसल को ऊपर से काटता है, तो बड़े बड़े स्टबल खेत में खड़े रह जाते हैं। तो ऐसे ही ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसने हमारे भारत को सेल्फ सफिशिएंट किया, जिसने हमारे फार्मर्स की इनकम को बढ़ाया, यूपी, पंजाब और हरियाणा जैसी स्टेट्स को देश का गौरव बनाया, आज वही ग्रीन रेवोल्यूशन इस प्रॉब्लम की वजह से एक श्राप बनता जा रहा है। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम कि ग्रीन रेवोल्यूशन में मेजरली 2 क्रॉप्स के ही हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स लाए गए, व्हीट एंड राइस, और नॉर्थ इंडिया के सारे फार्मर्स 2 क्रॉप पैटर्न में फिक्स हो गए। पहले वो व्हीट उगाते हैं, व्हीट काटकर राइस उगाते हैं, राइस के बाद फिर से व्हीट उगाते हैं, जिसमें उन्होंने क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करना बंद कर दिया। इवेंचुअली उनकी सॉइल्स का न्यूट्रिशन खत्म होना शुरू हो गया, तो उन्होंने एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स का यूज कर लिया। 2 क्रॉप पैटर्न का जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो ये था कि राइस उगाने के लिए पंजाब ओरिजिनली कंपैटिबल नहीं है। सॉइल्स के मामले में कंपैटिबल है, लेकिन यहाँ पर जो अवेलेबल रेनफॉल है वो उसके लिए सफिशिएंट नहीं है। और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम, पंजाब में इरिगेशन सिस्टम 90% से ज्यादा ग्राउंड वाटर पे डिपेंड करता है। तो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन को रोकने के लिए सरकार ने 1990s में कानून पास किया कि अगर आप पैडी ग्रो करना चाहते हो तो पैडी की सैपलिंग्स 10 में से पहले उनकी सोइंग हो जानी चाहिए। अब इस प्रॉब्लम को देखते हुए अगर फार्मर बैसाखी के टाइम पे अप्रैल एंड तक व्हीट को काट रहे हैं, तो उनके पास सिर्फ 10 दिनों का गैप बचता है 10 मई तक पैडी की सोइंग करने के लिए। अब ऐसी कंडीशन में बड़े बड़े स्टबल्स को खत्म करने के लिए फार्मर्स ने उनको जलाना शुरू कर दिया। ऐसे ही राइस को काटते काटते अक्टूबर एंडिंग हो जाती है, जब उनको व्हीट की फसल बीजनी होती है। सो ड्यू टू लैक ऑफ टाइम और अपने फील्ड्स को खाली करने के लिए, अगली फसल बीजने के लिए उन्होंने स्टबल्स को जलाना शुरू कर दिया। नो डाउट एट प्रेजेंट पंजाब गवर्नमेंट ने वो लॉ जरूर खत्म कर दिया, लेकिन उसका असर किसानों पर खत्म नहीं हुआ। अब बात करते हैं कि स्टबल बर्निंग कितनी होती है। इस चीज़ का डाटा हमारे पास आता कहाँ से है? ये डाटा मोस्टली हम सैटेलाइट से डराइव करते हैं, और 2024 का ऑफिशियल गवर्नमेंट का डाटा ये कहता है कि इस साल पंजाब, हरियाणा में स्टबल बर्निंग कम हुई है, लेकिन देयर इज सम क्रिटिसिज्म टू दैट, जिसमें हमें किसी और कंट्री की सैटेलाइट से अब पता चल रहा है कि फार्मर्स ने हमारे सैटेलाइट के टाइमिंग को देखते हुए अपना स्टबल बर्निंग करने का टाइम शिफ्ट कर लिया है। हमारी सैटेलाइट 10 से 1 बजे के बीच में हमारे फार्मर्स के जो ट्रैक्स हैं उनको ट्रेस नहीं कर पाती, तो उन्होंने उस टाइम पीरियड में स्टबल्स करना शुरू कर दिया। तो ये भी कुछ कंट्रोवर्सी है। वी आर एट दैट पॉइंट जहां अभी तक हमें ये नहीं पता कि स्टबल बर्निंग की प्रॉब्लम एक्चुअल में है कितनी।
अब यहाँ से एक सवाल तो ये भी उठता है कि अगर स्टबल बर्निंग पंजाब, हरियाणा, यूपी जैसी स्टेट्स में हो रही है तो धुआं दिल्ली में कैसे इकट्ठा हो जाता है। अब स्टबल बर्निंग तो किसान नॉर्मली वीट के टाइम पीरियड पे भी कुछ फार्मर्स करते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम हमें पैडी के टाइम पर क्यों आती है? उसका मेन रीज़न है इस टाइम का एनवायरनमेंट। इस टाइम पे नया नया क्लाइमेट में चेंज आना शुरू हो जाता है, विंड स्पीड बहुत कम होती है। तो पंजाब और हरियाणा से उस टाइम पे ऐसी हवा चलती है जो सारा धुआं नॉर्थ की तरफ लेके जाती है, जो दिल्ली में कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। दिल्ली से विंड स्पीड कम है तो वो सारा धुआं वहाँ इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और वो आगे नॉर्थ की तरफ नहीं जा पाता क्योंकि आगे पहाड़ी इलाका शुरू हो जाता है, जिससे दिल्ली में वो सारी की सारी गैस कॉन्सेंट्रेट होनी शुरू हो जाती है। अब दिल्ली के पोल्यूशन के और भी कई सारे रीजंस हैं, जैसे व्हीकल एमिशन, कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्रीज, लेकिन वो सारी चीज़ें पूरा साल दिल्ली में होती हैं। इस टाइम पे स्टबल बर्निंग और फेस्टिवल्स उस प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। तो दिल्ली में पॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेट होता होता दिल्ली को एक गैस चैम्बर में कन्वर्ट कर देता है। अब बात करते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है। स्टबल बर्निंग का सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट है एयर पोल्यूशन। बहुत सारी ऐसी हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेज एमिट होती हैं स्टबल बर्निंग से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि हमारे लिए, हमारी ब्रीदिंग के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं। अकॉर्डिंग टू डाटा फ्रॉम शिकागो यूनिवर्सिटी कि अगर इसी तरीके से दिल्ली के लोग इस पॉल्यूटेड एयर को इनहेल करते रहे तो दिल्ली के लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 11.9 ईयर्स से कम हो जाएगी, विच इज़ क्वाइट अ मच ऑन वर्ल्ड लेवल। और दिल्ली आज दुनिया की टॉप 5 पॉल्यूटेड सिटीज़ में काउंट किया जा रहा है। तो एयर पोल्यूशन में सबसे ज़्यादा जो इस टाइम दिल्ली को इम्पैक्ट कर रहा है वो है पार्टिकुलेट मैटर 2.5। पार्टिकुलेट मैटर 2.5 इतना फाइन पार्टिकल होता है कि हमारे नोज़ की कैविटी भी उसको जज नहीं कर पाती और वो लंग्स में जाकर स्टिक होना शुरू हो जाता है। इतना फाइन पार्टिकल जो हमारे ब्लड स्ट्रीम में भी एंटर कर सकता है और वहाँ जाकर हमें बीपी की प्रॉब्लम और हमारे हार्ट डिजीज़ को भी एग्रेवेट कर सकता है। आज दिल्ली के सारे हॉस्पिटल्स अस्थमा और लंग कैंसर जैसे पेशेंट से भरने शुरू हो गए हैं। बिल्कुल हेल्दी इंसान भी दिल्ली की एयर पोल्यूशन में ब्रीथ करके अस्थमा का पेशेंट बन सकता है। दूसरी मेजर प्रॉब्लम, इतने एयर पोल्यूशन में विजिबिलिटी इतनी कम हो जाती है कि एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो ऑलरेडी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है। तीसरा एक और इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट, कई बार फायर इवेंट्स में जो फार्मर्स की डेथ भी हो जाती है। इवन सॉइल जलाने से सॉइल में जो हमारे फ्रेंडली बैक्टीरियाज हैं उनकी भी डेथ हो जाती है। इन सब चीज़ों को देखते हुए भी फार्मर इस चीज़ को करने के लिए मजबूर हो जाते हैं क्योंकि 2 क्रॉप पैटर्न में वो फंसे हुए हैं और उनको मार्केट में किसी और चीज़ का क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिलता है। अब बात करते हैं सॉल्यूशन के बारे में कि हर साल ये प्रॉब्लम अगर हो रही है तो हम सॉल्यूशन क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं। दिल्ली के अंदर आउटसाइड से किसी भी व्हीकल को अलाउ नहीं किया जाता है, स्पेशली कमर्शियल व्हीकल्स को, जैसे कि ट्रक्स। अब इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट लोगों की लाइफ पर इकोनॉमिकली भी पड़ता है। सारी फैक्ट्रीज को मिलने वाला रॉ मटेरियल और जो फिनिश प्रोडक्ट्स हैं वो दिल्ली में एंटर नहीं हो पाते, एक्सेप्ट ऑफ कोर्स एसेंशियल कमोडिटीज़ को इस चीज़ में एक्सेप्शन दिया जाता है। पर इस चीज़ का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं उनकी इकोनॉमी में भी मल्टीपल फैसेट से पड़ता है। ये तो हो गए मिटिगेशन की चीज़ें। एक और सॉल्यूशन है जो कि अभी रिसेंटली दुबई ने भी करने की कोशिश करी थी और फेल हो गया था। येस, यू गॉट दैट राइट, क्लाउड सीडिंग, आर्टिफिशियल रेनफॉल जिसको हम कहते हैं। अब आर्टिफिशियल रेनफॉल के लिए अप्रूवल नहीं मिल रहा है क्योंकि हम कई बार उसमें जज नहीं कर पाते कि कितनी रेनफॉल होगी। एक्सेसिव रेनफॉल अगर हो जाती है तो सीधा फ्लड्स की कंडीशन आनी शुरू हो जाती है। तो टेम्परेरी सॉल्यूशन के तौर पे दिल्ली में अलग अलग जगह पे सिल्वर आयोडाइड जैसी चीज़ों का स्प्रे किया जाता है, वाटर स्प्रे किया जाता है, ताकि पार्टिकुलेट मैटर्स को कुछ टाइम के लिए बिठाया जा सके और प्रॉब्लम थोड़ी सी सॉर्ट हो सके। बात करें अगर हम परमानेंट सॉल्यूशंस की, तो परमानेंट सॉल्यूशन में सबसे प्रॉपर सॉल्यूशन है कि स्टबल की प्रॉपर प्रोसेसिंग होनी चाहिए। स्टबल से अब हम क्या कर सकते हैं, वीट के स्टबल का हम इजीली हे बना सकते हैं जिसको हम तूड़ी कहते हैं, लेकिन राइस में हम वो चीज़ नहीं कर पाते क्योंकि उसमें कुछ केमिकल्स का कॉन्सेंट्रेशन सही नहीं होता, लेकिन हम उसको बैलेंस करके उसका भी हे इजीली बना सकते हैं जो हम आगे कैटल फीड्स में यूज़ कर सकते हैं। दूसरा प्रॉपर सॉल्यूशन है, जैसे 19 मिलियन टन्स का ऑलरेडी पंजाब में अगर स्टबल जनरेट होता है तो हम उससे बायोफ्यूल्स जनरेट कर सकते हैं, हम उससे इथेनॉल बना सकते हैं। और गवर्नमेंट की नेशनल पॉलिसी है ऑन इथेनॉल ब्लेंडिंग, जिसमें हम 2025 तक पूरे पेट्रोल में 20% तक की इथेनॉल ब्लेंडिंग करना चाहते हैं। पंजाब में एट प्रेजेंट 11 बायोमास प्लांट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं जिनकी कैपेसिटी कुछ 8 लाख टन के आसपास की है।
लेकिन 19 मिलियन टन्स के स्टबल को जनरेट करने के लिए हमें और भी बहुत सारे बायोगैस प्लांट्स की ज़रूरत है। जहाँ पे फार्मर अगर अपना स्टबल बेचने के लिए जाएंगे तो एक तो हमारे पास बायोफ्यूल्स का जनरेशन हो जाएगा जो पेट्रोल और डीजल को रिप्लेस कर पाएगा, और फार्मर्स की इनकम भी हम लोग इंक्रीज कर पाएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है जो टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा, जिसमें साइंटिस्ट हमारी हेल्प कर सकते हैं। ऑलरेडी कुछ ऐसी मशीनरीज सरकार ने और हमारे इंस्टीट्यूशंस ने बनाने की कोशिश करी है, जैसे कि हैप्पी सीडर। हैप्पी सीडर एक ऐसी मशीन है जो आगे से स्टबल को निकालता जाएगा, उसको हे में कन्वर्ट करता जाएगा और पीछे से पैडी की सोइंग भी करता जाएगा। लेकिन उन मशीन्स को फार्मर्स तक अवेलेबल कराना बहुत मुश्किल है। उनको अवेलेबल, उनकी प्रोडक्शन पहले तो इकोनॉमी में बढ़ानी पड़ेगी, उनको फार्मर्स तक कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के जरिए पहुंचाया जाएगा, तभी वो उसका यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। तीसरा एक सॉल्यूशन जिसके बारे में अरविंद केजरीवाल ने भी बात करी थी, वो है पूसा की तरफ से बनाया गया एक बायो डिकम्पोजर। बायो डिकम्पोजर एक ऐसा केमिकल है जिसको स्टबल्स के ऊपर स्प्रे करने से वो 15 से 20 दिन के टाइम पीरियड में मेन्योर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो उसको आप सॉइल में मिक्स करेंगे तो फार्मर उसमें फर्टिलाइजर का कंजम्पशन भी कम कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए भी जो 20-25 दिन का टाइम चाहिए वो भी फार्मर्स का कहना है कि उनके पास अवेलेबल नहीं होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है राइस की नई वैरायटी को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, जैसे कि प्रेजेंट पंजाब में पूसा 44 का यूज किया जा रहा है, जिससे सबल जनरेशन काफी ज्यादा होता है और पानी का कंजम्पशन भी काफी ज्यादा होता है। अब सरकार ने उसको बैन करके PR 126 इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें स्टबल कम है, जिसमें ड्यूरेशन कम है, पानी का कंजम्पशन कम है, लेकिन फिर भी फार्मर्स उसको यूज करने के लिए ज्यादा शिफ्ट नहीं हो रहे हैं, इवन आफ्टर इट हैज बीन बैन्ड। इवन एयर पोल्यूशन 1981 एक्ट के अंडर स्टबल्स को बर्न करना एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है, जिसके लिए पंजाब में 2500 से शुरू होकर 10,000 तक भी फाइन लगाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द इंसिडेंट। फिर भी फार्मर स्टबल बर्निंग से हटने के लिए तैयार नहीं है। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो उनके रीजन ये है कि सरकार उनको फोर्स कर रही है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए, सरकार उनको फोर्स कर रही है पैडी को छोड़कर मल्टीपल प्रोडक्ट्स उगाने के लिए, लेकिन बाकी प्रोडक्ट्स उगाने के लिए उनको मार्केट में फीसिबिलिटी नहीं है। मार्केट में उनको वो रेट नहीं मिलेगा जो उनको वीट और पैडी के लिए ऑलरेडी मिल रहा है, उनको MSP नहीं मिलेगी। हमें भी पता है पोल्यूशन होता है, हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, पर हमारा मजबूरी है सर, हमारा अन्न का सवाल नहीं है, मजबूरी है, बेबसी है हमारी। पंजाब की ही अगर हम बात करें तो हर साल पंजाब में पैडी ग्रो करने के लिए फार्मर्स को 38,000 पर हेक्टेयर के हिसाब से सब्सिडी दी जाती है, अलग अलग फॉर्मेट्स में, इन फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर, इन फॉर्म ऑफ सीड, इन मल्टीपल फॉर्मेट्स। वही पैसा अगर पैडी की सब्सिडी से हटाकर अगर फार्मर्स को किसी और तरह के क्रॉप की सब्सिडी की फॉर्म में दिया जाए और उनको MSP श्योर किया जाए, उनको मार्केट अवेलेबल कराई जाए, सो दे विल बी वेरी विलिंग टू एडजस्ट टू दैट। लेकिन अब अगर हम उनको जाकर बोलें कि आप पैडी छोड़ के मिलेट्स ग्रो करो, आप पैडी छोड़ के हॉर्टिकल्चर में जाना शुरू करो, तो उनके पास जब तक मार्केट अवेलेबिलिटी नहीं होगी, जब तक उनके पास आगे कोई सोर्स नहीं होगा, वो उस चीज़ पे शिफ्ट नहीं करेंगे। सो एक सॉल्यूशन है कि पैडी पे देने वाली सब्सिडीज अगर गवर्नमेंट शिफ्ट करके बाकी क्रॉप्स के ऊपर शिफ्ट कर देती है तो फार्मर भी उस चीज़ पे शिफ्ट होना शुरू कर देंगे। रिसेंटली इस साल गवर्नमेंट ने एक मिशन लॉन्च किया है, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। इस मिशन के अंडर वो ऐसी ही पंजाब जैसी स्टेट्स जहाँ पे फर्टिलाइजर का एक्सेसिव यूज है, उन स्टेट्स को प्रमोट करेगा कि वो फर्टिलाइजर्स को छोड़ के नेचुरल फार्मिंग पे शिफ्ट हो जाए, केमिकल फ्री फार्मिंग करने की कोशिश करे। अब केमिकल फ्री फार्मिंग के लिए वो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को भी प्रमोट करेंगे, तो सरकार उसके लिए बायो इनपुट सेंटर्स खोलेगी जहाँ से उनको प्रॉपर इनपुट्स मिलेंगे। सरकार उनके लिए कुछ डेमोन्स्ट्रेशन फील्ड्स बनाएगी जहाँ पे उनको उगाकर दिखाया जाएगा कि आप नेचुरल फार्मिंग कैसे करेंगे। जब तक ऐसा प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर फार्मर्स के लिए अवेलेबल नहीं होगा, तब तक वो इस 2 क्रॉप पैटर्न को नहीं छोड़ेंगे, तब तक वाटर डिप्लीशन पंजाब में बंद नहीं होगा, तब तक स्टबल बर्निंग की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। पर्सनल लेवल पे भी अब फार्मर्स ने कुछ अपने इनिशिएटिव्स लेने शुरू कर रहे हैं। इवन पैडी स्ट्रॉ से हम सिर्फ बायोफ्यूल्स या ये सब चीज़ें नहीं बना सकते। देयर इज दिस फार्मर फ्रॉम पंजाब जिन्होंने स्टबल को यूज़ करके ये टाइल्स बनानी शुरू कर दी हैं।
इन टाइल्स को आप कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में यूज़ कर सकते हैं, जो काफ़ी सस्टेनेबल आइडिया भी होगा, जो हमारे सीमेंट और ब्रिक्स जैसी चीज़ों को रिप्लेस कर सकता है और हमें एक सस्टेनेबल आगे सॉल्यूशन भी दे सकता है। तो ऐसे सॉल्यूशन अगर इंडिविजुअल लेवल पर हमारे साइंटिस्ट भी ढूंढने की कोशिश करें और इन चीज़ों का मास लेवल पे अगर हम इंडिया में प्रोडक्शन करें तो वो फार्मर्स के लिए भी अच्छा होगा, सरकार के लिए भी अच्छा होगा और एक एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी बन सकता है। सबसे बड़ी कमी जो इस प्रॉब्लम में पीछे रह रही है वो है सरकार की तरफ से, कि सरकार सही पॉलिसीज अब तक नहीं लेकर आ पाई, जिसकी वजह से फार्मर अपनी प्रॉब्लम से शिफ्ट कर सके। इवन इन न्यूज़ यू कैन सी कि लोगों को ये भी प्रॉब्लम है दैट दे आर वर्किंग पेरेंट्स, अगर उनके बच्चों को घर से पढ़ाने की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है तो उनके लिए वर्क लाइफ बैलेंस बिल्कुल खत्म हो जाता है, उनके लिए उनकी फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाती हैं। तो स्टबल बर्निंग ऑल्दो इट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन इंडिया, लेकिन इसके लिए हमारे पास बहुत अच्छे प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हैं। इट इज़ जस्ट कि गवर्नमेंट को एक सही पॉलिसी मेकिंग से उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि फार्मर्स की इनकम भी कम ना हो, फार्मर्स क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए विलिंगनेस से मान जाएं और हम इस प्रॉब्लम का एक सही तरीके से सॉल्यूशन निकाल पाएं।